हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने टालकट पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत को समझने की कोशिश की। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए दो प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया जाता है। इनमें पहला है वृहद उपागम, यह माइक्रो अप्रोच, जिसको कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, इमानुएल दुर्खीम और विल्फ्रेडो परेटो जैसे विद्वानों ने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया और इसी प्रकार के सिद्धांत बनाए। दूसरा उपागम आता है सूक्ष्म उपागम या माइक्रो अप्रोच। इसमें व्यक्ति को समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है और उसी के माध्यम से संपूर्ण समाज को समझने की कोशिश की जाती है। इस उपागम को जॉर्ज हर्बर्ट मीड, अल्फ्रेड शुट्ज और इरविंग गॉफमैन ने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत भी सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत ही आता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत ये अध्ययन करता है कि प्रतीकों के माध्यम से किस प्रकार सामाजिक व्यवहार को समझा जा सकता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं के प्रति किस प्रकार की क्रिया करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं को वो क्या अर्थ प्रदान कर रहा है एवं उसके प्रति उसकी भावना क्या है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को कई बार सम्मानजनक तो कई बार अपमानजनक मानता है, लेकिन यहाँ पर एक बात मान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यवहार सम्मान या अपमान तब तक नहीं माना जाएगा जब तक व्यक्ति उसे अपमान या सम्मान करने के प्रतीकात्मक रूप में ना देख रहा हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मीड के योगदान को जानने से पहले हमको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से तात्पर्य क्या है। क्योंकि संपूर्ण विश्व को मूल रूप से प्रतीकात्मक माना जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का, विष्णु को सृष्टि के पालन का और शिव को उसके संहार का प्रतीक माना गया है। ओम को अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ साथ वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी प्रतीक है। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और उसकी जो चारों पॉइंट्स हैं वो चारों पॉइंट्स चारों दिशाओं और चार वेदों के प्रतीक हैं। ये प्रतीकीकरण एक सृजनात्मक व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियात्मक क्रियाओं को एक रूपता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सड़क के बाईं ओर चलना, लाल बत्ती पर रुकना, ट्रैफिक पुलिस के प्रतीकों के अनुरूप रुकना, आगे बढ़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, ये सब कुछ प्रतीकों के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी गणना अमेरिका के उच्च कोटि के समाजशास्त्रियों में की जाती है। उनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहा जाता है। उन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के सिद्धांत को वैज्ञानिक धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। मीड का यह मानना था कि सामाजिक व्यवस्था को अंतःक्रिया के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। हम अपने बारे में जो भी धारणा बनाते हैं वह समाज से अंतःक्रिया के दौरान ही बनाते हैं और इसी बात को चार्ल्स फूले ने अपने आत्मदर्पण के सिद्धांत में भी समझाने की कोशिश की है। मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अपने सिद्धांत को चार मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब हम सबसे पहले उन्हीं अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहली अवधारणा है सेल्फ की अवधारणा, स्वयं की अवधारणा। मीड ने सेल्फ की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार माना है। मीड का यह मानना था कि
कि सेल्फ मनुष्य के भीतर ही होता है। कई बार इस सेल्फ का अर्थ आत्मा से लगाया जाता है, जो भारतीय दर्शन में अक्षुण कही गई है, निरंतर कही गई है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती। और इसी आत्मा को मीड ने थोड़े से परिवर्तन के बाद सेल्फ कह दिया है। मीड के अनुसार सेल्फ से तात्पर्य एक व्यक्ति के अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और क्रियाओं के बारे में अपने विचारों से है। यानी कि एक व्यक्ति अपने शरीर के, भावनाओं के, विचारों के और क्रियाओं के बारे में जो भी विचार रखता है, उसी को मीड सेल्फ का नाम देते हैं। मीड अपने सिद्धांत के माध्यम से जैविकीय क्षमताओं के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जैविकीय क्षमताएं होती हैं वो ये निश्चित करती हैं कि समाज में इंटरैक्शन कैसे होगा। उदाहरण के लिए, एक शिशु का मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है और इसी कारण से वो बहुत सारे प्रतीकों को सीख नहीं पाता है, भाषा को बोल नहीं सकता है। इसलिए समाज में उसकी जो अंत्यक्रिया होती है दूसरे लोगों के साथ, वो बहुत कम होती है। ये जो सेल्फ होता है ये जन्म के समय बिल्कुल विशुद्ध रूप में होता है। ना तो ये हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। इसमें केवल सहज वृत्ति होती है और आवेश भरा हुआ होता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो एक शिशु है, उस शिशु को जब भूख लगती है तो वो रोता है, और जब दूध मिल जाता है तो उसके बाद वो चुप हो जाता है। ये सेल्फ का प्राकृतिक रूप है। लेकिन जब ये सेल्फ थोड़ा विकसित होता है तो बच्चा धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जब वो रोएगा तभी उसकी माता उसे दूध पिलाएगी। इसलिए जब भी उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो जान जाता है कि भूख में, उसके रोने में और उसकी माता के दूध पिलाने में एक संबंध है। ये स्वयं के विकास की, आत्म के विकास की, सेल्फ के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद जब स्वयं का, सेल्फ का पर्याप्त समाजीकरण हो जाता है तो वो जो बच्चा है वो अपने आप को, अपने आस पड़ोस को, अपने गांव को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, शिक्षा दीक्षा को, सबको समझने लगता है। मीड का ये मानना है कि स्वयं और समाज के मूल्यों में, मानकों और भूमिकाओं में लगातार अंतःक्रिया चलती रहती है। सेल्फ मूल्य, मानकों आदि को इंटरप्रेट करता है और जैसा उसको सुविधा लगती है वो इन मूल्यों और मानकों को स्वीकार और अस्वीकार कर लेता है। मीड ने इस सेल्फ के विकास को दो अवस्थाओं में देखा है। पहली अवस्था है मैं या आई की अवस्था, और दूसरी अवस्था है मुझे या मी की अवस्था। आई सावयव का विशुद्ध स्वरूप है। यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसमें मूलभूत आवेग होते हैं, जैसे डिजायर्स, इमोशंस, इम्पल्सेस। तो ये जो मूलभूत आवेग होते हैं, इन मूलभूत आवेगों का समाज से कोई सरोकार नहीं होता। ये अपने मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, जैसा शिशु के सेल्फ की पहली अवस्था में होता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि घर में कितनी भी परेशानी हो, कोई कितना भी दुखी हो, कोई रो रहा हो, लेकिन शिशु का उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो किलकारियाँ मारता रहता है, हाथ पैर में मारता रहता है, हंसता रहता है। तो यहाँ पर जो मैं की प्रारंभिक अवस्था है, वो उस अवस्था में सेल्फ के लिए समाज की सारी वस्तुएं मीनिंगलेस होती हैं, बेमतलब होती हैं, उनका उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। इस सेल्फ की दूसरी अवस्था आती है मुझे या मी की अवस्था। ये एक सामाजिक पहलू है। इस अवस्था में सेल्फ दूसरों से सीखता है, दूसरों की वस्तुओं, मानकों, मूल्यों और भूमिकाओं आदि को समझने की कोशिश करता है और उन्हें अपनी बना लेता है। इस अवस्था में दूसरों की अभिव्यक्तियां और मनोभाव सेल्फ के अपने हो जाते हैं। दूसरों के प्रभाव के कारण सेल्फ में चेतना आ जाती है। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है
तो ये समझने लगता है कि उसे एक निश्चित समय पर सो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन उसको उठकर स्कूल जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के सेल्फ में मैं होता है, और जब इसका समाजीकरण हो जाता है तो ये मुझे बन जाता है। एक दूसरी अवधारणा है जिसकी बात करते हैं मीड, और वो है सेल्फ इंटरैक्शन की अवधारणा। जब बाहरी समाज के मूल्य, मानक, भूमिकाएं और परिस्थितियां सेल्फ की दुनिया में पहुंचती हैं, तो सेल्फ और बाहरी दुनिया के बीच अंतःक्रिया होती है। इसको हम वर्तमान संकट से भी समझ सकते हैं, जो कोरोना का संकट हमारे वर्तमान समाज में फैल रहा है, कि सरकार विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को आइसोलेट कर रही है, उनको क्वारंटाइन कर रही है, ताकि जो संक्रमण उनमें है वो उनके गांव के लोगों में, उनके शहर के लोगों में जाकर ना फैल जाए। इसलिए उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं, अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्फ के बीच में और बाहरी दुनिया के बीच में एक अंतःक्रिया चल रही है, एक विवाद चल रहा है, एक बहस चल रही है। और मीर यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे ये अंतःक्रिया का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों का आकार भी बढ़ता है, उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तीसरी अवस्था आती है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की। मीड ने सेल्फ के डेवलपमेंट की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इसमें जो पहली अवस्था है वो लगभग बच्चे के 2 वर्ष तक रहती है। ये खेलकूद से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की सभी गतिविधियां बच्चे के लिए अर्थहीन होती हैं। वो केवल दूसरों की नकल करता है, दूसरों को देखकर हंसता है तो दूसरों को देखकर रोता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आती है। इसको हम खेलकूद की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा है वो प्रतीकों के अर्थ को समझने लगता है, भाषा का मतलब जानने लगता है, दूसरों की भूमिकाओं की नकल करने लगता है। और यहाँ पर जो उसकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी होती है वो उसके मूवमेंट्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके विजन्स, इन सब पर असर डालती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कई बार कि एक बच्चा है वो कभी अध्यापक बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी शिक्षक बनकर, कभी माता पिता के रूप में वो अनेक भूमिकाओं की नकल कर रहा होता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है उसे हम कहते हैं गेम स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो खेलों के माध्यम से सीखना आरंभ करता है। यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट ग्रुप से आगे बढ़कर जो जनरलाइज्ड अदर्स हैं उनके साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। यहाँ भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया धीरे धीरे और जटिल होती चली जाती है, क्योंकि दूसरों की भूमिकाओं को ग्रहण किए बिना वो जो प्रतीकों का विकास है वो प्रतीकों का विकास संभव नहीं हो सकता है। अल्फ्रेड लिंडस्मिथ और अंसेम स्ट्रॉस भी इस बात को मानते हैं कि जब तक दूसरों की भूमिकाओं को नहीं अपनाया जाता तब तक व्यक्ति समाज के प्रतीकों, मूल्यों और मानकों को सीख नहीं सकता है। चौथी अवस्था आती है सिंबॉलिक मीनिंग की अवस्था। मीड के प्रतीक के जो अर्थ हैं उनको संकेत या गेस्चर के अर्थ में लिया जाता है। संकेत 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल जिनको हम बोलते हैं और नॉन वर्बल, जैसे हैंड रेज करना, थम्स अप, विक्ट्री साइन, क्लैपिंग करना, ये सब भी प्रतीकों के ही स्वरूप हैं। मीर का ये मानना है कि ये वे तत्व हैं जिनका सेल्फ ने आंतरिकरण कर लिया है और जो एक ही अर्थ के प्रतीक हैं। यहाँ पर किसी एक विशेष संकेत को समाज के सभी व्यक्ति एक समान अर्थ में देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, और ये जो संकेत हैं ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी कहने की क्या मंशा है। उदाहरण के लिए देखें आप कि जब हम दांत चबाकर
भौहें चढ़ाकर और मुट्ठी बांधकर दूसरों की तरफ झपटते हैं, तो इसका जो तात्पर्य है वो किसी पर आक्रमण करने के संदर्भ में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब अर्थ समान हो जाते हैं तो संचार में वो खुलकर संकेत काम में लाए जा सकते हैं। तो संकेतों का जो उपयोग है, गेस्चर का जो उपयोग है, वो सामाजिक क्रिया के दौरान अंत्य क्रिया जब हम करते हैं, उस अंत्य क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अंत में हम ये देखते हैं कि मीर का जो प्रतीकात्मक अंत्य क्रियावाद का सिद्धांत है, वो ये मानकर चलता है कि जो व्यक्ति हैं वो वस्तुओं को सामाजिक अर्थ इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की कार्य योजना के अंतर्गत उसके लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर जो कर्ता का अभिप्राय है वही वस्तुओं के अर्थ को प्रदान करता है। व्यक्ति जैसा वस्तुओं को समझता है वो उसके अपने मन से, उसके स्वभाव से, उस वो जो अंत्य क्रियाएं समाज के साथ वो कर रहा है उससे ही निर्मित होता है। ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।